हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्टिक्योमेट्री को। इसकी कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हमें आती हैं हम एक ही लेक्चर में सारे इसके मेन की पॉइंट्स कवर कर लेंगे ताकि आप भी इसको एक बार देखें और पूरे चैप्टर की एक बार गो थ्रू हो जाए आपको भी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो मेन है स्टिक्योमेट्री, जो चैप्टर का नाम है। स्टिक्यो बोलते हैं दोस्तों किस एलिमेंट्स को, और मेट्री बोलते हैं मेजरमेंट को। तो यानी जो चैप्टर है स्टिक्योमेट्री, इसका मतलब है एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना। अच्छा, एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते क्यों हैं? जिस तरह अगर कोई केमिस्ट है, उसने कोई फार्मूला प्रिपेयर करना है या कोई चीज़ लेबॉर्ट्री में उसने प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी चीज़ चाहिए, कितने मेरे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, क्या अमाउंट होनी चाहिए। तो सिंपली जो अमाउंट की कैलकुलेशंस हैं हमें हमारे पास जो होनी चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, इस सारी जो टर्म है इसको हम बोलते हैं स्टिक्योमेट्री, जिसमें एक हमें अमाउंट्स का पता होना चाहिए, एलिमेंट्स की उसकी मेजरमेंट में करनी पड़ती है, तो इसे बोलते हैं स्टिक्योमेट्री। बहुत ही आसान कंसेप्ट था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर वाले मोल को। मोल होता क्या है? मोल कहते हैं किसी भी चीज़ का जो मैस है अगर हम वो ग्राम में लिखें, इसे बोलते हैं मोल। अगर आयनिक कंपाउंड है उसका अगर हम मैस ग्राम में लिखें, इसे बोलते हैं मोल। मोल बेसिकली यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। हम फिजिक्स में पढ़ के भी आ चुके हैं। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें बताता है, यानी कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है, क्या वो 200 ग्राम प्रेजेंट है, यानी जब हमने ग्राम में लिख दिया तो ये मोल है। सिंपली है मोल बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं अपना मोलर मैस। अभी जो पूरा चैप्टर है हमने इसमें वो यही सवाल पूछा है, किसी चीज़ का मोलर मैस कैलकुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है। उससे पूछेगा कि आप बताओ नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने, नंबर ऑफ़ एटम कितने, मोलर वॉल्यूम कितने है। तो उसमें सबसे पहले हमें मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मोलर मैस हमारे पास आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए हमें। जिस तरह कोई भी कंपाउंड है उसका मोलर मैस क्या होता है दोस्तों, उसके एटॉमिक मैस पुट करने चाहिए उस फॉर्मूले में। जिस तरह H2O है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, 1 होता है, 1.008, और 2 है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 1 2, और प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल आ जाएगा 18, इसका मोलर मैस आ जाएगा। तो इस तरह मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मैस के सम से। जो कंपाउंड में जिस तरह का मॉलिक्यूल है एच और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, इन दोनों के एटॉमिक मैस हम पुट करेंगे, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा मोलर मैस। इस तरह कोई भी और कंपाउंड होगा, आगे हम फर्दर मैंने जो उसके न्यूमेरिकल अपलोड किए हैं उसमें हम फाइंड करते रहे मोलर मैस। अब अगले वाले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। अब अवोगाड्रो नंबर हम कहते हैं दोस्तों किसी भी कंपाउंड या कोई भी चीज़ है जिसका एक मोल हमारे पास है। क्या है? एक मोल। स्टैंडर्ड हमने ले लिया जी, हमारे पास किसी भी चीज़ का एक मोल है। यानी अगर आप शुगर कंसीडर कर लो, हम कहेंगे इसका हमारे पास एक मोल है। वाटर हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कहेंगे इसका हमारे पास एक मोल है। हम कहेंगे गैस हमारे पास इसका एक मोल है। सबका एक मोल है, तो वो मोल कहता है कि अवोगाड्रो नंबर कहता है कि कोई भी चीज़ जिसका एक मोल है वो उस मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं जी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अगर तो वो एटम है, जिस तरह अगर आप बोल सकते हो कि जी एक एटम है कार्बन, तो उसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम होंगे। कार्बन का कोई भी एटम हो 1 मोल जिसमें हो, उसमें इतने ही एटम होंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मोल अगर होगा हमारे पास, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर होगा, तो उसके अंदर चाहे आप जहाँ मर्जी से 1 मोल ऑफ वाटर ले आओ, उसके अंदर इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वाटर खुद एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप कोई कंपाउंड ले आते हो जिस तरह शुगर है तो NaCl, तो वो अगर आप उसका एक मोल लो, आप चाहे जिस जगह से भी उसका एक मोल ले लो, उस मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। आप फार्मूला यूनिट्स क्यों होंगे? क्योंकि एक कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए हम दोस्तों क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला यूनिट्स। यहाँ तक बहुत ईजी था, मैं समझ उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम दोस्तों क्या चीज़ होती है? मोलर वॉल्यूम, उस मोलर वॉल्यूम नाम से ज़ाहिर है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। मोलर वॉल्यूम दोस्तों बोलते हैं कोई भी गैस STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड से पता है हमें कि नॉर्मल होगा। टेम्परेचर नॉर्मल हम क्या कंसीडर करते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। प्रेशर स्टैंडर्ड क्या होता है? 180 M दोस्तों, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। इस कंडीशन पे जब बॉडी का प्रेशर होगा 180 M, उसके ऊपर टेम्परेचर उसका 273 केल्विन होगा, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस जगह पे, इस कंडीशन पे किसी भी चीज़ का एक मोल यानी 1 मोल यानी एक स्टैंडर्ड अमाउंट, हर मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी 22.414 DM3। इससे ज़्यादा काम नहीं करेगी। एक मोल किसी भी चीज़ का, किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लो, 1 मोल 1 अमाउंट में एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 मोल, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.414 DM3। तो ये कितना आसान था दोस्तों। मोलर मोलर वॉल्यूम भी, ऊपर जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े, अगर इसमें कोई मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्या कहता है कि लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट सबसे पहले दोस्तों, जिस तरह कोई चीज़ है, ये यहाँ पे A B मिलके
सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये जो एरो से पहले वाली चीज़ें जो मिल के कुछ बना रही होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आफ्टर जो बन जाती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब वो कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। अब ए और बी ने मिलकर सी और डी बना दिया, हमें सी और डी चाहिए था, हमें मिल गया। अगर इसके बाद भी ए बी बच जाता है, ए बी में से कोई चीज़ बच जाती है, मसलन ए बी ने मिलकर सी डी बना दिया ना, बना दिया, बहुत ईजी है, तो फिर भी ए बच जाता है, ए फिर भी हमारे पास कुछ अमाउंट रह जाती है इसकी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी लिमिट नहीं हो रहा, ये एक्सेस में है। ये नॉन लिमिटिंग को आप एक्सेस भी बोल सकते हो, एक्सेस वाला रिएक्टेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब यानी ए ख़त्म नहीं हुआ, हमारे पास हाफ अमाउंट ऑफ ए बच गई है, सी बनाने के बाद भी ए की हाफ अमाउंट बच गई है सी डी बनाने के बाद भी। तो ऐसा रिएक्टेंट जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, जो रिएक्टेंट कोई जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होता है जो एकदम ख़त्म हो जाता है। अब बी जो ही ख़त्म होगा तो यानी जो एक्स्ट्रा ए है वो किसी काम का नहीं रहेगा, यानी क्योंकि बी को ए चाहिए तभी सी और डी बनेगा। अब बी जब ख़त्म हो गया, यानी सपोज इसके दो थे, एक और इसका एक था, एक को एक चाहिए तो एक खत्म हो गया, एक ए बच गया, तो बी जो है वो खत्म हो रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गई होगी लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आगे जितने भी हम चीज़ें वापस इनको डिटेल में हम आगे जिसके एक्सरसाइजेस करेंगे, सेल्फ चेक करेंगे, उसमें भी आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अपलोड कर दी, वो भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी आसान है। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस जितनी भी हैं, मोल रेशियोज फाइंड करनी है, मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलर वॉल्यूम, मैस, जब सब कुछ बहुत ही आसान है, हमने सब कुछ ड्राइव किया हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ इसमें चैप्टर में से पूछी जाती है, जो मेन चीज़ जो एमसीक्यूज़ में आती है, वो यही आपसे पूछता है कि किसी चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करो, उसका मैस फाइंड करो, उसका मोलर मैस फाइंड करो, नंबर ऑफ पार्टिकल है नंबर ऑफ एटम फाइंड करो, या वो कह देगा कि किसी चीज़ का मोलर वॉल्यूम फाइंड करो। मसलन वो किस तरह कह सकता है, मोलर वॉल्यूम हमने बोला था कि किसी भी गैस का 1 मोल 22.414 DM³ ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम, इतनी जगह वो घेरता है 1 मोल। तो सपोज अगर आपको कहता है कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन का इतना करता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो एमसीक्यूज पूछ सकता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी ऑक्युपाई करेंगे, तो आप बोल देना, इसको डबल कर देना। आप बोल देना अगर 122 करता है तो 2 कितनी करेंगे, जाहिर बात है 22 को डबल कर दो, 44 DM³ ऑक्युपाई करेंगे जगह। इस तरह के एमसीक्यूज पूछ सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम। अच्छा, आपको सबसे पहले फार्मूलेज इसके आने चाहिए इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेज हैं जो आगे हर चीज़ में यूज़ होते हैं, इस तरह मोल का फार्मूला है दोस्तों, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कई कंडीशंस पे आपको मैस दिया होगा, मोलर मैस आप उसका निकाल सकते हो बहुत ईजी। अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में, जिस तरह NaCl है, तो Na का पीरियोडिक टेबल से आप उसका एटॉमिक मैस लो, उसके नीचे ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा सॉरी, Cl का भी उसके नीचे लिखा होगा 35.78, इन दोनों को ऐड कर दो, उसका मोलर मैस आ जाएगा। मैस दिया होगा, अगर दिया हो तो दोनों पुट करो, मोल आ जाएगा। अगर मैस नहीं दिया, मोलर मैस दिया हुआ और मोल दिए हुए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मैस आ जाएगा। सिंपल, आपके पास मैस ड्राइव हो जाएगा। मोलर मैस आप इस तरह पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हो, एटॉमिक मैस पुट करके दोनों को ऐड कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल एटम किस तरह करते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दोनों एक ही चीज़ें बेसिकली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, आपको फार्मूलाज आने चाहिए। Na बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर को, किसको बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह फाइंड करने। आपने फर्दर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में मोल्स आपको कभी दिए होंगे, मोल्स अगर नहीं दिए तो मोल्स का फार्मूला आप इसकी जगह पुट कर लो, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इसकी जगह सिंपली लिख लो, मल्टीप्लाई Na फार्मूला तब भी दोस्तों वही का वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मोल्स का जगह हमने उसका सिर्फ फार्मूला लिख दिया है। तो मैस आपको दिया अगर है, मैस डाल दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिए हैं तो मोलर मैस निकाल लो, Na निकाल लो। Na तो इसकी वैल्यू ड्राइव है, वो निकालना नहीं है, सॉरी। मैस आप इस तरह निकाल सकते हो इसका यहाँ से भी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट अगर आपको मोल दिए हैं तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं नहीं समझता इस चैप्टर में कोई चीज़ मुश्किल है, बाकी इस चैप्टर का हमने एक बार गो थ्रू कर लिया। अब एक और जो इसमें चीज़ है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड दोस्तों क्या होती है, एक यील्ड मतलब कोई यील्ड बोलते हैं किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन का बोलते हैं। तो एक यील्ड जो एक्चुअली हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्री में और कोई चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होकर आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है हम खुद कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 2 रिएक्टेंट लें, 2 रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोजन के लें, 2Cl लें, तो कितने बनेंगे, खुद पेपर वर्क जो अपना करते हैं थ्योरेटिकली, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ऐसी यील्ड जो आती है